हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी की 12वीं की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बेटा, अपने प्लांट ग्रोथ वाला टॉपिक चल रहा है और प्लांट ग्रोथ के अंतर्गत अपन वृद्धि प्रवर्धक हार्मोनों में चारों प्रकार के वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन ख़त्म कर चुके हैं। देखो बेटा, अपन ने ऑक्सिन के बारे में पढ़ लिया, जिब्बेरेलिन के बारे में पढ़ लिया, एथिलीन के बारे में पढ़ लिया, साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ लिया। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो मुझे पढ़ाना चाहिए था वृद्धि संदमक अथवा निरोधक हार्मोन, जिसमें आपको पता होगा कौन सा आता है, 2 आते हैं, और आपके सिलेबस में उन 2 में से एक एब्सिसिक अम्ल दे रखा है। लेकिन बेटा उसको इसी पाठ में बाद में पढ़ेंगे। पहले आज मैं शुरू कर रहा हूँ प्रसुप्ति, ठीक है। तो मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे हेडिंग लिख दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि भाई प्रसुप्ति क्या है। बीज के निर्माण से अंकुरण तक के काल को, ये इसकी परिभाषा है बेटा। बीज के निर्माण से अंकुरण तक के काल को प्रसुप्ति कहते हैं। तो बेटा प्रसुप्ति का मतलब एक तरह से निष्क्रिय अवस्था भी है। देखो बेटा, बीज का निर्माण हो गया और अभी अंकुरण नहीं हुआ है, तो इसका मतलब बीज है ना, वो प्रसुप्त अवस्था में है। बीज में पाए जाने वाले एंजाइम निष्क्रिय हैं। जब बीज में पाए जाने वाले एंजाइम सक्रिय होंगे तो उसकी प्रसुप्ता अवस्था समाप्त हो जाएगी और वो अंकुरित हो जाएगी। तो बेटा ये आपके सामने जो परिभाषा लिखी है एकदम सटीक है कि भाई बीज के निर्माण से अंकुरण तक के काल को क्या बोलते हैं, प्रसुप्ति कहते हैं, या बीजों के अंकुरण की अस्थायी निलंबित अवस्था, या बीजों के अंकुरण की अस्थायी निलंबित अवस्था। बीजों के अंकुरण की अस्थायी निलंबित अवस्था प्रसुप्तावस्था कहलाती है। तो ये प्रसुप्ति अथवा प्रसुप्तावस्था की मैंने परिभाषा लिख दी। आगे चलिए, ठीक है। तथा इस घटना को प्रसुप्ति कहते हैं, ठीक है बेटा। आगे चलें तो प्रसुप्तावस्था के कारण बीज लंबी अवधि तक, इस अवस्था के कारण बीज लंबी अवधि तक जननक्षम बने रहते हैं। प्रसुप्तावस्था के कारण बीज लंबी अवधि तक जननक्षम बने रहते हैं। और एक बात बेटा, विभिन्न पादपों में प्रसुप्तावस्था अलग अलग होती है। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये मैंने प्रसुप्तावस्था की परिभाषा बता दी, ठीक है। प्रसुप्ति या प्रसुप्तावस्था। अब देखो इसमें अपन कुछ एग्जाम्पल बोल रहे हैं, आपने लिखा है, चलो एक बार मैं ये पढ़ देता हूँ पूरा।
उसके बाद मैंने नीचे नीचे लिखा है ना कि विभिन्न पादपों के बीजों में प्रसुप्तावस्था अलग अलग होती है, तो अपन कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक, एक बार सब बोर्ड पर देख लीजिए। प्रसुप्ति, बीज के निर्माण से अंकुरण तक के काल को प्रसुप्ति कहते हैं, या बीजों के अंकुरण की अस्थायी निलंबित अवस्था प्रसुप्तावस्था कहलाती है, तथा इस घटना को प्रसुप्ति कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था के कारण बीज लंबी अवधि तक जननक्षम बने रहते हैं। और एक लास्ट बात आपको मैंने बताई कि अलग अलग पादपों में बीजों की प्रसुप्तावस्था अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये पूरी बात मैं मिटा रहा हूँ बेटा। अब अपन कुछ अलग अलग पादपों के एग्जाम्पल पढ़ेंगे और साथ ही उनकी प्रसुप्तावस्था के बारे में बताएंगे। जैसे एक पादप में लिख रहा हूँ राइजोफोरा, ये कक्षा 11 में आप नाम सुन चुके हैं। मैंग्रोव पादप है ये। कैसा पादप है बेटा? ये मैंग्रोव पादप है, दलदली आवास में पाया जाता है। में प्रसुप्ति काल या निलंबन अवधि अनुपस्थित होती है। प्रसुप्ति काल या निलंबन अवधि होती नहीं है बेटा, क्योंकि इसके अंदर बीज का अंकुरण तभी स्टार्ट हो जाता है जब फल मात्र पादप से लगा रहता है। मरुस्थलीय पादपों में यह 5 से 10 वर्ष। कौन से पादपों में? मरुस्थलीय पादपों में प्रसुप्ति काल 5 से 10 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे चलिए। अधिकांश फसली पादपों में में 2 से 5 वर्ष का होता है। ठीक है ना, आगे चलिए। तथा आर्कटिक टुंड्रा में एक पादप है, ठंडे प्रदेशों में होता है, जिसका नाम है ल्यूपिन। पादप का नाम है बेटा ये ल्यूपिन में या ल्यूपिन के बीजों में प्रसुप्ति काल 1000 वर्ष तक का हो सकता है। किस प्रकार का पादप है ये? टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है, ठंडे क्षेत्रों में। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि विभिन्न पादपों के प्रसुप्ति काल या निलंबन अवधि अलग अलग होते हैं। तो आपके सामने ये मैंने एग्जाम्पल बता दिए कि राइजोफोरा में प्रसुप्ति काल या निलंबन अवधि अनुपस्थित होती है। मरुस्थलीय पादपों में 5 से 10 वर्ष की होती है। अधिकांश फसली पादपों में 2 से 5 वर्ष की होती है। और आर्कटिक या टंड्रा प्रदेशों में पाए जाने वाले एक पादप ल्यूपिन के बीजों में प्रसुप्तावस्था लगभग 1000 वर्ष तक की हो सकती है। ठीक है बेटा, अब आगे चलिए। अगला हेडिंग अपन क्या पढ़ रहे हैं? प्रसुप्ति के प्रकार। हेडिंग में बोर्ड पे लिख चुका हूँ। क्या लिख दिया बेटा हो बोर्ड पे? प्रसुप्ति के प्रकार। तो 2 प्रकार पढ़ेंगे बेटा। एक तो अपन पढ़ेंगे प्राथमिक प्रसुप्ति और दूसरा प्रकार अपन पढ़ेंगे द्वितीयक प्रसुप्ति। ये दोनों प्रकार अपन को पढ़ने हैं। कौन कौन से? प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक में अपन क्या लिखेंगे? बीजों के परिपक्व होते ही
यद्यपि अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हों, फिर भी बीज अपने आंतरिक या संरचनात्मक या क्रियात्मक कारणों से, फिर भी बीज अपने आंतरिक संरचनात्मक या क्रियात्मक कारणों से आंतरिक संरचनात्मक या क्रियात्मक कारणों से अंकुरित नहीं हो, तो इस प्रकार की प्रसुप्ति को प्राथमिक प्रसुप्ति कहते हैं। तो देख लीजिए बेटा सभी बच्चे, बोर्ड पर मैंने क्या लिखा है, बीजों के परिपक्व होते ही यदि अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं, फिर भी बीज अपने आंतरिक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक कारणों से अंकुरित नहीं हो पाए, तो बेटा इस प्रकार की प्रसुप्ति को प्राथमिक प्रसुप्ति कहते हैं। द्वितीयक प्रसुप्ति पे आ जाओ। कुछ पादपों के बीजों में प्रसुप्ति, कुछ पादपों के बीजों में प्रसुप्ति, कुछ पादपों के बीजों में प्रसुप्ति उनके परिपक्व होने के बाद, उनके परिपक्व होने के बाद संग्रहण के दौरान होने वाले परिवर्तनों के कारण होती है। होने वाले परिवर्तनों के कारण होती है। तो बेटा आपके सामने ये मैंने प्रसुप्ति के दोनों प्रकार बता दिए हैं। तो कितने प्रकार की होती है प्रसुप्ति? 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? प्राथमिक प्रसुप्ति और द्वितीयक प्रसुप्ति। दोनों की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। तो पहले मैं आपको प्राथमिक प्रसुप्ति की, उसके बाद द्वितीयक प्रसुप्ति की परिभाषा बता रहा हूँ। तो देखिए बेटा, प्राथमिक प्रसुप्ति बीजों के परिपक्व होते ही यद्यपि अनुकूल परिस्थितियां बीज को उपलब्ध होती हैं, परंतु फिर भी अपने आंतरिक संरचनात्मक और क्रियात्मक कारणों के कारण बीज अंकुरित नहीं हो पाता। तो इस प्रकार की प्रसुप्ति को प्राथमिक प्रसुप्ति कहते हैं। आ जाइए बेटा द्वितीयक प्रसुप्ति पे। कुछ पादपों के बीजों में प्रसुप्ति उनके परिपक्व होने के बाद संग्रहण के दौरान होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रसुप्ति द्वितीयक प्रसुप्ति कहलाती है। ठीक है बेटा, अब अपन पढ़ेंगे बीज प्रसुप्ता को। बीज प्रसुप्तावस्था को भंग करने की विधियां, मतलब किन विधियों के द्वारा बीजों की प्रसुप्तावस्था को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें अपन कुछ विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले खुरचना, कुछ विधियां हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ।
बीजों को खुरचा जाएगा, बीजों के कठोर बीजावरणों को खुरचकर कमजोर बना दिया जाता है। बीजों के कठोर बीजावरणों को खुरचकर बीजों के कठोर बीजावरणों को खुरचकर कमजोर बना दिया जाता है। बीजों के कठोर बीजावरणों को खुरचकर कमजोर बना दिया जाता है, या अंकुरण से पूर्व H2SO4 या गर्म जल में भिगोकर, या अंकुरण से पूर्व H2SO4 या गर्म जल में डुबोने से बीजावरण मुलायम हो जाता है। तो बेटा फर्स्ट स्टेप तो अपन ने ये पढ़ लिया, प्रसुप्तावस्था को समाप्त करना। क्या हेडिंग लिखा है बोर्ड पे? खुरचना। क्या बोला बेटा इसमें मैंने? बीजों के कठोर बीजावरणों को खुरचकर कमजोर बना दिया जाता है, या अंकुरण से पूर्व बीजों को H2SO4 अथवा गर्म जल में डुबोने से बीजावरण मुलायम हो जाते हैं। नेक्स्ट, दूसरा शीतन उपचार। हेडिंग नंबर दूसरा, इसमें क्या पढ़ोगे? बीजों को अंकुरण से पूर्व कम तापमान पर रखकर बीजों को अंकुरण से पूर्व कम तापमान पर रखकर बीजों को अंकुरण से पूर्व कम तापमान पर रखकर शीत उपचारित किया जाता है। तो बेटा प्रसुप्तावस्था भंग करने की ये भी एक विधि हो गई, शीत उपचारित किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाइए। तो बीज प्रसुप्तावस्था को भंग करने की विधियां, कितनी विधियां पढ़ चुके हैं? 2। कौन कौन सी पढ़े हैं? पहली तो अपन ने पढ़ी खुरचना। क्या पढ़ा है इसमें अपन ने? बीजों के कठोर बीजावरणों को खुरचकर कमजोर बना दिया जाता है, या अंकुरण से पूर्व बीजों को H2SO4 अथवा गर्म जल में भिगोने से भी बीजावरणों को मुलायम बना देते हैं। दूसरी विधि शीतन उपचार, और इसमें आपने क्या लिखा कि बीजों को अंकुरण से पूर्व कम तापमान पर रखकर शीत उपचारित किया जाता है। आगे चलिए बेटा। तीसरा है बेटा हेडिंग प्रकाश। बीज प्रसुप्तावस्था को भंग करने की तीसरी विधि, क्या हेडिंग लिखा है मैंने बोर्ड पे? प्रकाश। तो सुन लीजिए, कुछ बीजों को लाल प्रकाश दिए जाने पर, कुछ बीजों को लाल प्रकाश दिए जाने पर उनकी अंकुरण क्षमता में वृद्धि होती है। तो बेटा 3 हो गए। क्या हो गए? 3 प्रसुप्तावस्था को भंग करने की विधियां। पहली तो आपने कौन सी पढ़ी? खुरचना। दूसरी कौन सी पढ़ी? शीतन उपचार। और तीसरी कौन सी पढ़ ली? प्रकाश।
इसके अलावा विधि नंबर 4 हेडिंग बोर्ड पे मैंने लिख दिया है दाब। कुछ प्रसुप्त बीजों को 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व 2000 वायुमंडलीय दाब पर रखने पर उनकी अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है ना बेटा? तो ये दोनों के दोनों पॉइंट एक बार फिर से सुन लीजिए। बीज प्रसुप्तावस्था को भंग करने की विधियां, तो 3 विधियां तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? खुरचना, शीतन उपचार, तीसरी अपन ने पढ़ी प्रकाश, चौथी अपन पढ़ रहे हैं दाब। तो बेटा प्रकाश और दाब को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रकाश में क्या लिखा है? कुछ बीजों को लाल प्रकाश दिए जाने पर उनकी अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। अगला क्या हेडिंग लिखा है? दाब। कुछ प्रसुप्त बीजों को 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और लगभग 2000 वायुमंडलीय दाब दिए जाने पर उनकी अंकुरण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इसी में बेटा और अपन को 1-2 पॉइंट लिखने हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अभी तक अपन 4 विधियों के बारे में पढ़ चुके हैं, खुरचना, शीतन उपचार, प्रकाश और दाब। आगे चलिए। कुछ बीजों को उच्च व निम्न तापक्रम, कुछ बीजों को उच्च एवं निम्न तापक्रम एकांतर क्रम में दिए जाने से, एकांतर क्रम में दिए जाने से बीजों की प्रसुप्तावस्था भंग हो सकती है। आगे चलिए बेटा, लास्ट पॉइंट। कुछ पौधों के प्रसुप्त बीजों को जिब्रेलिक अम्ल, एथाइलिन और नाम लिख रहा हूँ क्लोरोहाइड्रिन, थायोयूरिया आदि से उपचारित किए जाने पर उनकी अंकुरण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो एक बार बेटा ये लास्ट के दोनों पॉइंट सुन लीजिए और उसी के साथ अपना ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? देखिए कि यदि अंकुरित होने वाले बीजों को एकांतर क्रम में उच्च एवं निम्न ताप के द्वारा उपचारित किया जाए, ध्यान से सुनना, उच्च एवं निम्न ताप के द्वारा उपचारित किया जाए तो उनकी अंकुरण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। और बेटा लास्ट पॉइंट क्या पढ़ोगे कि कुछ रसायन हैं, यदि बीजों को उन रसायनों के द्वारा उपचारित करें। कौन कौन से रसायन? आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। देखो बेटा, जिब्रेलिक अम्ल, एथाइलिन, क्लोरोहाइड्रिन एंड थायोयूरिया, ये आपके सामने मैंने 4 रसायनों के नाम ले दिए। यदि इन रसायनों से बीजों को उपचारित किया जाए तो भी बीजों की प्रसुप्तावस्था समाप्त हो सकती है। ठीक है बेटा, आज के लिए केवल इतना ही। आप निरंतर पढ़ते रहें बेटा,
पादप वृद्धि वाले पाठ के बाद फिजियोलॉजी का केवल एक अंतिम पाठ और शेष रह जाएगा, प्रकाश संश्लेषण आपको बता चुका हूँ। उसके बाद अपन एम्ब्रियोलॉजी के 4 लेसन स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद।